स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 2 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है, जो स्पीड होती है, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, साथ ही साथ कंसंट्रेशन, जो भी सब्सटेंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो भी रिएक्टेंट होती हैं उनके नेचर पर भी ये बात डिपेंड करती है कि उसका जो रेट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन बर्जीलियस ने कई सारी रिएक्शंस में ऐसा देखा कि जब उन रिएक्शंस में बाहर से कोई सब्सटेंस अगर मिलाया जा रहा है तो वो जो सब्सटेंस होते हैं वो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे रहे थे। तो ऐसा देखकर थोड़ा उनको लगा कि इसमें कुछ है, इसकी स्टडी करी जानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कई रिएक्शंस पर ऐसा करके देखा, परफॉर्म किया इस तरह का जो फिनोमिना था। और फिर उन्होंने ऐसा पाया कि किसी भी रिएक्शन में जब बाहर से कोई सब्सटेंस मिलाया जा रहा है वो उसके रेट को तो बढ़ा रहा है। सरप्राइजिंगली उन्होंने देखा कि उस सब्सटेंस की ना तो किसी तरह से कोई स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, ना ही उसका कोई मास चेंज हो रहा है। इट मीन्स वो ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम है बिल्कुल, और उसकी वो बेसिकली उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेसेस को उन्होंने कैटलिसिस का नाम दिया, और जो सब्सटेंस उसमें इस्तेमाल होता है उसको कैटलिस्ट का नाम दिया। और ये जो कैटलिस्ट का नाम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड में बेसिकली कैटा का मतलब होता है होली, यानी कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण मतलब पूरा। और लीन का मतलब होता है टू लूजन। तो उस रिएक्शन में जो सब्सटेंस हम बाहर से ऐड करते हैं वो पूरी तरीके से क्या करता है, रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा देता है और कंप्लीटली पूरी तरीके से उस रिएक्शन में से बिना अपनी किसी मास को चेंज किए या अपने स्ट्रक्चर को चेंज किए बाहर निकल आता है, विदाउट एनी चेंज। सो इस तरह की प्रोसेसेस को उन्होंने नाम दिया कैटलिसिस। एंड जो सब्सटेंस हमने इसमें इस्तेमाल किया उस सब्सटेंस को नाम दिया उन्होंने कैटलिस्ट का। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ, फर्दर जब आगे इसमें और अध्ययन किया गया, जब इसमें स्टडी की गई, तो ओस्टवाल्ड ने बताया कि ऐसा सिर्फ नहीं है कि केवल रेट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल हैं रिएक्शंस के जिसमें उन्होंने पाया, ओस्टवाल्ड ने, कि रिएक्शन का जो रेट है वो बाहर से मिलाए गए सब्सटेंस के द्वारा डिक्रीज भी हो जा रहा है। तो उन्होंने फिर इस डेफिनेशन को उन्होंने फर्दर फिर इसको मॉडिफाई किया। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि बर्जीलियस ने किस रिएक्शन को लेकर अपना इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वो रिएक्शन है ये। इस कंपाउंड को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये KCl और O2 गैस देता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसी रिएक्शन को जब दोबारा परफॉर्म कराया गया, लेकिन किसी एक्सटर्नली सब्सटेंस की प्रेजेंस में, जो कि है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, तो यही जो टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस था वो अभी घट के हो गया 250 डिग्री। तो इसका मतलब सेम यही रिएक्शन कम टेम्परेचर पर अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ गया है। और ऐसे ही सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। सो बेसिकली कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस चैप्टर इज अबाउट डीलिंग विद द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली वो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट किया जा सकता है। हम उनमें से एक फैक्टर जो कैटलिस्ट और कैटलिसिस है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के और भी कई तरीके हैं जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक जो मेन फैक्टर है कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसी रिएक्शन के बाद बर्जीलियस ने स्टेटमेंट दी थी कि ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे आसपास जिन्हें हम अगर रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो वो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं।
फिर फर्दर ओस्टवाल्ड जब आए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में केवल रेट उसका इंक्रीज होता हो। उन्होंने कहा कि अगर H2O को ले लें, H2O2 को, तो इसका अगर हम डिकम्पोजिशन देखें तो H3PO4 अगर मिला देते हैं तो H3PO4 क्या करता है, H2O2 के डिकम्पोजिशन को डिक्रीज कर देता है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। सो कैटलिस्ट बेसिकली क्या हुए, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस which alter the rate of reaction। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक तरह से अल्टर कर देते हैं या अफेक्ट कर देते हैं, और उनके इस एक्शन को, उनके इस प्रोसेस को ही हम कैटालिसिस कहते हैं। तो चलिए फिर इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं कि कैटालिसिस और कैटलिस्ट को कैसे और डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। फिजिकल स्टेट और दूसरा होता है एक्शन। पहला ये हो गया फिजिकल स्टेट का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी कोई रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, इनके बिहाफ पर एक डिवीजन किया जाता है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है इनके एक्शन के आधार पर। एक्शन का मतलब हुआ कि क्या कौन सा सब्सटेंस रेट बढ़ा देगा, कौन सा सब्सटेंस रेट घटा देगा। तो इनके द्वारा जो एक्शन होता है, कैटलिस्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, उसके बिहाफ पर हम कैटलिस्ट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जिनके बारे में हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एक समांगी उत्प्रेरण होता है और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी कैटलिस्ट के एक्शन के बारे में, तो बेसिकली 4 टाइप का कैटालिसिस हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला है पॉजिटिव कैटालिसिस जिसे धन उत्प्रेरण कहते हैं, दूसरा है निगेटिव कैटालिसिस जिसे हम ऋण उत्प्रेरण कहते हैं, तीसरा है ऑटो कैटालिसिस जिसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं जो अपने आप होता है, और लास्ट वाला है इंड्यूस्ड कैटालिसिस, और जिसे हम हिंदी में बेसिकली क्या करते हैं कि प्रेरण उत्प्रेरण बोलते हैं इसको। सो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। आई होप आपने ये इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ, इसे आप चलिए, अच्छा मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, आसानी होगी समझाने में, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस बेसिकली क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है जिसे हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की अगर स्टेट सेम होती है तो उस केस में होता क्या है कि जो फेज वैल्यू होती है जिसे हम हिंदी में प्रावस्था कहते हैं वो 1 हो जाती है। देखिए, मैं स्टेट और प्रावस्था के बारे में, यानी अवस्था और प्रावस्था, एक वर्ड है स्टेट और एक वर्ड है फेज।
तो स्टेट और फेज में अंतर ये होता है, स्टेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी मैटर की जो पर्टिकुलर सिचुएशन है या जो स्टेट होती है उसे हम सिंपली फिजिकल स्टेट बोल देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं और छोटी क्लास बचपन से पढ़ते आते हैं कि एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। बाकी इसके अलावा भी और होती है, लेकिन अभी उसको जानने का कोई मतलब नहीं है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 मेजर स्टेट होती हैं किसी भी मैटर की। अब फेज़ क्या होती है, मान लीजिए कोई सिस्टम है और उसमें कितनी स्टेट प्रेजेंट है, उसी नंबर ऑफ स्टेट को ही हम फेज़ वैल्यू बोलते हैं। सपोज करिए कि जैसे शुगर सोल्यूशन है, तो उसमें बेसिकली आपको एक ही स्टेट दिखाई देती है जो कि लिक्विड स्टेट है। उसमें आपको शुगर नहीं दिखाई देती क्योंकि शुगर तो डिजॉल्व हो गई। इसलिए वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो डोमिनेटिंग स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, सो दैट्स वाई इसका फेज वैल्यू 1 और दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस सोल्यूशन। जबकि उसी वाटर में हम क्या कर दें, सैंड मिला दें, बालू मिला दें, तो हमें लिक्विड स्टेट भी नज़र आएगी और हमको वहाँ पर सैंड की सॉलिड स्टेट, बालू की जो ठोस अवस्था है वो भी नज़र आएगी। तो ऐसे सिस्टम में हमें टोटली 2 टाइप की या 2 टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी दिखी, 2। तो इसका मतलब है कि इसका जो फेज वैल्यू हो गया वो मोर देन 1 हो गया। ठीक, जहाँ पर केवल एक स्टेट दिखाई दे तो उस तरह के सोल्यूशन को हम, उस तरह के सोल्यूशन के लिए जो फेज वैल्यू होती है वो 1 होती है। जबकि अगर कहीं भी हमको अगर स्टेट अगर एक से ज़्यादा दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो फेज वैल्यू होगा वो मोर देन 1 होगा। इसके कुछ एग्जांपल हैं कि जैसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फेज वैल्यू मोर देन 1 होता है। कोलाइडल सोल्यूशन भी बेसिकली आप देखते होंगे कि वो उनकी फेज वैल्यू भी मोर देन 1 होती है। इवन सॉलिड जो सोल्यूशन होते हैं, कोई भी जब भी दो सॉलिड को मिला के सोल्यूशन बनाया जाता है वो भी एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। तो होमोजीनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम स्टेट, दैट इज फेज वैल्यू जो आएगी इज 1, फेज वैल्यू इज 1। इट मीन्स P का वैल्यू 1 रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। अच्छा, हमें इससे प्रोडक्ट से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब किससे है, हमें मतलब है सिर्फ रिएक्टेंट की स्टेट से और कैटलिस्ट की स्टेट से। सो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की स्टेट गैस, ऑक्सीजन की स्टेट गैस, और यहाँ एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, NO। ये भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है। हमें इससे नहीं मतलब है ये गैस है कि सॉलिड है या लिक्विड है, हमें इससे नहीं मतलब, हमें मतलब सिर्फ किससे है, रिएक्टेंट की स्टेट से और आपके कैटलिस्ट की स्टेट से। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे ये लिक्विड में पाया जाता है, ये भी लिक्विड में होता है। सही, तो अच्छा, इसमें ये एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, या मान लीजिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तो जो एसिडिक मीडियम भी होगा वो भी एक्वस सोल्यूशन होगा बेसिकली, तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा होता है। सो आपको बस इतना याद रखना है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो स्टेट है वो दोनों सेम होती हैं। जब भी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम स्टेट में है तो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा, और यही अगर इसका उल्टा हो जाए, दोनों की स्टेट अलग अलग हो जाए, तो इस तरह के कैटालिसिस को बेसिकली हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस,
रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट। इसका मतलब P का वैल्यू 2 हो जाएगा, फेज वैल्यू 2 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फेज वैल्यू मोर देन 1। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे अच्छा जो इसका एग्जांपल है वो आपने हाई स्कूल में कभी पढ़ा होगा आपने, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में बेसिकली अमोनिया गैस बनती है, साथ में हीट भी निकलती है, बट उसे अभी हमको नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ समझना इतना है कि ये गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसके अलावा इसमें प्रोमोटर भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे मॉलिब्डेनम कहते हैं, बट अभी हमें सिर्फ मतलब है कैटलिस्ट से और रिएक्टेंट से। यहाँ पर रिएक्टेंट ये गैस है, ये गैस है, जबकि ये सॉलिड। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेट है वो 2 हो गई, रिएक्टेंट की गैसियस स्टेट हो गई, दोनों गैस है। तो अच्छा, गैसियस का जो गैस का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है, तो ये दोनों तो होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण बना लेंगे, लेकिन ये एक तरह का कैसा हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट हो गया। सो दोनों को अगर आप देखेंगे तो इनका फेज वैल्यू 1 और इनका फेज वैल्यू 1, सो टोटल फेज वैल्यू हो गया 2, तो इट मीन्स मोर देन 1 हो गया फेज वैल्यू। ठीक, तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के बहुत एग्जांपल हैं, एक और सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप इसमें निकिल पैलेडियम प्लेटिनम ले सकते हैं, जो कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, और यहाँ एथेन बन जाता है। तो जब भी किसी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों अलग अलग स्टेट में है, दोनों डिफरेंट स्टेट में है, तो फेज वैल्यू 2 हो जाएगा या मोर देन 1 हो जाएगा। सो उसके ये एग्जांपल है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसको समझने के बाद हम और अच्छे से समझ जाएंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर होता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर अगर हम फिर से पढ़ें इसको, तो इसमें अगर हम प्लैटिनम या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड दोनों ही सॉलिड होते हैं, जबकि ये गैस है और ये गैस है, दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमने प्लैटिनम लिया है तो बेसिकली ये लेड चैम्बर मेथड से H2SO4 बनाने का मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। और अगर हमने V2O5 ले लिया है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो ये कॉन्टैक्ट मेथड में इसका हम लोग देखते हैं इस्तेमाल। अगर ये लिया है तो कॉन्टैक्ट मेथड होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, और अगर प्लेटिनम लिया है तो लेड चैम्बर मेथड होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। ये याद रखिएगा, इंटर में आपके पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे अब इसमें पढ़ते हैं कि एक्शन के बेसिस पर, अब एक्शन का मतलब यहाँ पर यह है क्या है, कोई कैटलिस्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो रिएक्शन के रेट को किस तरह से अल्टर कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक्शन में। तो सबसे पहला हेडिंग है पॉजिटिव कैटलिसिस। तो पॉजिटिव कैटलिसिस क्या होगा, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखने समझने की ज़रूरत है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस by catalyst, then it is called positive catalysis. So then this process is called positive catalysis basically. ठीक, किसी भी रिएक्शन में अगर हम देखते हैं जब कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया जा रहा है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया जा रहा है, सिंपली इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो फिर आप उसमें देखेंगे क्या कि वो जो कैटलिसिस कहलाएगी उसे हम पॉजिटिव कैटलिसिस कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो निगेटिव सेंस में लिया
जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H2SO4 है और इसकी रिएक्शन जिंक से करा दें। H2SO4 है और इसकी रिएक्शन जिंक से करा दें तो सिंपली जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस बाहर हो जाती है। ये तो बेसिक फिनोमेना में पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज़ में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है जब टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और सिंपली मेटल और नॉन मेटल के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बताया जाता है। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर हम क्या कर दें, इसी रिएक्शन में अगर हम क्या करें, कॉपर सल्फेट मिला दें, इसी रिएक्शन में अगर हम कॉपर सल्फेट मिला दें तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। सिमिलरली H2 और O2 को आपस में रिएक्ट कराया जाए तो वाटर बनता है। H2 और O2 को आपस में रिएक्ट कराया जाए तो वाटर बनता है और इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए इसमें प्लैटिनम मिला लिया जाता है। तो प्लैटिनम क्या करता है, इनके रेट को बढ़ा देता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी भी। सिमिलरली H2O2 है, इसको अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो अभी फर्दर हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वाटर और O2 गैस देता है। तो अच्छा, जब भी कभी गैस निकलती है तो साइन ऊपर की ओर बनाते हैं, इसका मतलब है कि बाहर निकल रही है गैस, इवॉल्व हो रही है। तो इसमें भी अगर हम प्लैटिनम ले लेते हैं तो प्लैटिनम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक और रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ी थी KClO3 वाली। सिंपली इसमें MnO2 मिला लेते हैं और इसको हीट करते हैं, 250 डिग्री टेम्परेचर रहता है इसमें, और इसमें KCl और O2 बन जाता है। इतने एग्जाम्पल हैं जो कि मुझे लगता है काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। ये आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है, जो इनमें से कम आपको 2 तो याद होने ही चाहिए अगर मान लीजिए आ जाता है लिखने के लिए। तो ये एग्जाम्पल है, आप इतना उतार लीजिए। अब बात करते हैं निगेटिव कैटालिसिस की। बी, निगेटिव कैटालिसिस की खास बात यह है कि वो रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। वो रेट को डिक्रीज कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाय कैटलिस्ट, देन इट इज कॉल्ड निगेटिव कैटालिसिस। जब भी रिएक्शन का जो रेट होगा उसको स्लो डाउन कर दिया जाएगा, उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बेसिकली कैटालिसिस को या प्रोसेस को हम निगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। जरा इसके एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा था कि H2O2 अगर इसका डिकम्पोजिशन कराया जाए तो H2O बनता है और O2 बनता है। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है कि अगर इसमें हम प्लैटिनम मिला दें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, लेकिन H3PO4 मिला दें तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। तो बेसिकली H3PO4 जो यहाँ पे काम कर रहा है वो कर रहा है किसका, निगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वो रेट को घटा दे रहा है। अब रेट को घटा रहा है तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, निगेटिव कैटालिसिस। ठीक, इसके अलावा एक और बेहतरीन सी रिएक्शन है, अगर हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन करा दें तो इसमें बेसिकली एक गैस बनती है जो कि टॉक्सिक गैस होती है, इसका नाम है फॉस्जीन गैस, और साथ में HCl बनता है। तो जो फॉस्जीन गैस होती है इसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए हम इसे कलर्ड बॉटल्स में भी रखते हैं। और कलर्ड बॉटल्स में रखने का यही एक कारण है कि इसका ना तो इसका ऑक्सीडेशन भी रोका जा सके और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आएगी तो भी ये डिकम्पोज होती है। सो कलर्ड बॉटल में रखते हैं और इसको O2 के एक्सपोजर से इसको बचाते हैं किसी तरह, क्योंकि अगर O2 के संपर्क में आ जाएगी तो ये COCl2 और HCl गैस बना लेती हैं। इसलिए इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल मिला लेते हैं, ETOH। अब आप पढ़ेंगे भी आगे चल के कि 1 से 1.5% इसमें एथिल अल्कोहल मिला लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन है या जो क्लोरोफॉर्म का बेसिकली ऑक्सीडाइज होकर जो ये COCl2 में कन्वर्ट होता है, इसके रेट को ये स्लो डाउन कर देता है। सो एथिल अल्कोहल बेसिकली कहीं ना कहीं इसके रिएक्शन की इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स O2 या जो इसका जो रेट है वो एक तरह से क्या कर देता है, घटा देता है। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है जो कि 1 से 1.5% मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल, जिसमें भी क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल्स होती हैं, तो वो क्या करता है, एथिल क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीडेशन है उसको डिक्रीज कर देता है, यानी कि इसका जो रेट होता है उसको डिक्रीज कर देता है। सो ये भी किसके अंडर में आएगा, निगेटिव कैटालिसिस के अंडर में आएगा। इसको भी लिख लीजिए।
आई होप आपने लिख लिया होगा। अगला है इसमें ऑटो कैटेलिसिस। ऑटो कैटेलिसिस बेसिकली क्या होता है कि सिंपल सा अगर समझे, व्हेन प्रोडक्ट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट, act as catalyst for the reaction। किसी रिएक्शन में अगर कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है वही अगर अपनी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे तो इसे हम ऑटो कैटलिसिस या ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। अगर कैटलिस्ट है तो ऑटो कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को जो भी कैटलिस्ट का एक्शन है उसको हम ऑटो कैटलिसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब यहाँ पर क्या है? हमारे पास मान लीजिए एक एस्टर है एथाइल एसीटेट। अब इस एथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करा दे, सो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें एसिटिक एसिड बन जाएगा और साथ में C2H5OH बन जाता है। सिंपली यहाँ से ब्रेक करेंगे तो C2H5OH और H+ इसको बन जाता है। तो इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, but after some time the rate of reaction increases as the concentration of acetic acid increases। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ जो एस्टर है उसमें H+ की कंसंट्रेशन पर इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है। सो शुरू में क्या है कि जितना भी मान लीजिए इसमें H+ होगा वो तो इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे एसिटिक एसिड बनना शुरू होता है, तो एसिटिक एसिड भी एसिड है, वो वीक एसिड है बट कुछ ना कुछ तो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो जैसे जैसे एसिटिक एसिड बनता जा रहा था तो उसमें नंबर ऑफ H+ आयन, जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या देखा जा रहा है कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो शुरू में स्लो रहता है, बट जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन यानी एज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इंक्रीजेस, देन वी विल सी व्हाट द rate of reaction also increases। So this is called auto catalysis because in this reaction basically a product is act as catalyst। So that's why I am writing like that, what when product is act as catalyst for the reaction simply। तो बहुत आसान है, कोई इसमें समझने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जितने भी मान लीजिए एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन होती है तो उसमें ऐसा ही होता है। तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर यही है, जैसे सिंपल सा ये एक एस्टर है एथाइल एसीटेट, इसको भी लिख लीजिए। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। कोई भी किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लास्ट में आता है सबसे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसको आसान भाषा में लिखें तो
इस रिएक्शन, इस कैटालिसिस में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि कोई एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। इसका एग्जांपल देखते हैं ज़रा, तब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एग्जांपल देखने के बाद समझ में आ जाएगा सब। अगर हमारे पास सोडियम आर्सेनाइड है, अगर हमारे पास सोडियम आर्सेनाइड है और हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को इस्तेमाल करें सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन के साथ, बेसिकली इसको ऐसे ना लिख के मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ। Na2SO3 का ऑक्सीडेशन हो जाता है और Na2SO3 का ऑक्सीडेशन होता है Na2SO4 के SO4 में। सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सल्फेट बना लेता है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को एक साथ जोड़ दें तो होता क्या है कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन इस वाली रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। कैसे देखते हैं ज़रा। Na2SO3 प्लस Na3AS सोडियम आर्सेनाइड, और इसकी रिएक्शन अगर हम जब O2 से कराते हैं तो दोनों को एक एक ऑक्सीजन मिल जाती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na2SO4 प्लस Na3ASO4 सोडियम आर्सेनेट। सो बेसिकली आप क्लियरली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है सोडियम सल्फेट में। तो जैसे ही हम सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन में ही हम अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली इस रिएक्शन के लिए क्या करती है, एक कैटलिस्ट का काम करती है। सो दैट्स वाई इसकी जो लैंग्वेज है वो यही है कि व्हेन अ रिएक्शन इज एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर अनदर रिएक्शन देन दिस कैटालिसिस इज कॉल्ड इंड्यूस कैटालिसिस। सो आई होप आपको इस रिएक्शन से इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे आगे कि किसी कैटलिस्ट की जो इफ़िशियंसी है या जो उसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है या जो इसकी एक्टिविटी है वो बेसिकली किन किन वजह से अफेक्ट हो सकती है या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किसी कैटलिस्ट की अपनी जो एक्टिविटी होती है वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किसी रिएक्शन के रेट को अगर बढ़ा रहा है तो उसकी एक्टिविटी के आधार पर ही पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ाएगा। और ये बेसिकली एक उसकी पावर होती है। हर एक कैटलिस्ट की अपनी एक पावर है या एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है कि किसी रिएक्शन के रेट को घटा सकता है या मान लीजिए बढ़ा सकता है। लेकिन अब इसमें अगर हम और भी ऐसे कुछ सब्सटेंस मिलाएं जो इनकी एक्टिविटी को प्रभावित कर दें, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला जो नाम है, अगर किसी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है या जो कैटलिस्ट की जो सक्रियता है, जो सब्सटेंस उसकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम कैटेलिटिक प्रमोटर कहते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, हम उन्हें कैटेलिटिक प्रमोटर कहते हैं। और जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दें, उसकी पावर को डिक्रीज कर दें, तो उन्हें हम कैटेलिटिक पॉइजन कहते हैं। हिंदी में इन्हें वर्धक तथा उत्प्रेरक विष कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहला है प्रोमोटर्स, हिंदी में इसे वर्धक कहते हैं। प्रोमोटर्स क्या होते हैं बेसिकली?
promoters basically they are the substance which is increase the activity of catalyst. कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। ऐसे पदार्थ, दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। दोज सब्सटेंस विच आर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट दे आर कॉल्ड प्रोमोटर्स, और बेसिकली कैटेलिटिक प्रोमोटर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेबर प्रोसेस में अगर हम देखें तो आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो आयरन है ये सॉलिड होता है, ये गैस है और ये भी गैस है, लेकिन यहाँ पर एक कैटेलिटिक प्रोमोटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मोलिब्डेनम होता है। सो आयरन कैटलिस्ट है जबकि मोलिब्डेनम प्रोमोटर है। मोलिब्डेनम के अलावा हम Al2O3 भी ले सकते हैं या K2O भी ले सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड। लेकिन ज़्यादातर इसे ही हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, या यूज़ होता है, तो हमको इसे ही रखना है। मोलिब्डेनम बेसिकली क्या है, प्रोमोटर है। एक बार CBSE बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था MCQ में कि प्रोमोटर कौन है इन दोनों में, तो बहुत से बच्चों को नहीं मालूम था या जो भी, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, मोलिब्डेनम किसका काम करेगा, प्रोमोटर का। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में बता दूं अगर थोड़ा और डिटेल में, तो जैसे कैटलिस्ट होते हैं, मान लीजिए ये कैटलिस्ट है, ये मैंने मान लीजिए कि कैटलिस्ट है। मान लीजिए इस तरह के कैटलिस्ट हैं जिनका ये सरफेस है मान लीजिए। तो जो प्रमोटर होता है ना, बेसिकली जब हम प्रमोटर इसमें मिलाते हैं तो प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर क्या करेगा बेसिकली, कैटलिस्ट और बीच में आके प्रमोटर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा इनके। तो होता क्या है, यहाँ पर अगर आप जैसे इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया यहाँ पर देखिए, और फिर सरफेस एरिया यहाँ पर देखिए, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। प्रोमोटर्स बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट का जो सरफेस एरिया है जो प्रोवाइड वो कराते हैं, तो वो कैटलिस्ट के बीच में आके बैठ जाते हैं, जिनकी वजह से वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई किसी हेट्रोजीनियस कैटलिसिस वाली कैटेलिटिक वाली रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द एडजॉर्प्शन। ये एक फैक्टर हम लोगों ने एडजॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ा था, जो कि इस वजह से ऐसा होता है। इसमें भी सेम यही होगा, आयरन कैटलिस्ट होगा मान लीजिए, तो आयरन कैटलिस्ट के बीच में आके मोलिब्डेनम बैठ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अच्छा यहीं पे फिर ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस को, मतलब गैस की जो कंसंट्रेशन होगी उसको एब्जॉर्ब करा सकेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइजन की। पॉइजन का मतलब है उत्प्रेरक विष। ये क्या करेंगे, जो एक्टिविटी होती है किसी भी कैटलिस्ट की, जो एक्टिविटी है किसी उत्प्रेरक की, जो सक्रियता है उसको घटा देते हैं। एक्टिविटी डिक्रीजेस बाय सब्सटेंस, बाय द सब्सटेंस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। पॉइजन के लिए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है
कि ये जो N2 गैस है और यही जो सेम हेबर प्रोसेस, इसमें हम आयरन कैटलिस्ट लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और यहाँ पर अमोनिया गैस बन जाती है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें मॉलिब्डेनम की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड या मान लीजिए H2S गैस, दोनों में से कोई भी गैस हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, आयरन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, उसकी जो पावर होगी उसको कम कर देता है। अब ये इसकी जो एक्टिविटी है उसको घटा रहा है, इसलिए एक तरह से ये पॉइजन का काम कर रहा है। ठीक, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कैटेलिटिक पॉइजन। इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे कैटलिस्ट है, मान लीजिए इस तरह से कैटलिस्ट हैं खूब सारे आपस में जुड़े हुए, मान लीजिए एक सरफेस ये बना रहे हैं, तो होता क्या है कि जैसे ही हम इसमें पॉइजन मिलाते हैं या जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड या मान लीजिए H2S है, तो ये करते क्या है, ये कैटलिस्ट से ही एक तरह से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने लगते हैं। ये कैटलिस्ट से ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड बनाने की वजह से क्या करते हैं ना, ये उनके सरफेस एरिया को घेर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, दे कवर्ड द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, hence the activity of catalyst decreases। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम वैसी चीज़ है कि जो आपको कोई डीमोरलाइज कर दे वो आपके लिए पॉइजन का काम कर रहा है, और जो आपको खूब मोरल सपोर्ट दे रहा है तो वो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक तरह से क्या है, वो प्रोमोटर की तरह काम कर रहा है। सो सिंपल सी चीज़ है, कैटेलिटिक जो प्रॉपर्टी है ना, किसी भी कैटलिस्ट की जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी एक्टिविटी कितनी अच्छी है। किसी की एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो वो अच्छी तरीके से रेट को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो एक्टिविटी है उसी को कोई अफेक्ट कर दे, तो इसी सेक्शन को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज, कि पॉइजन क्या होता है और प्रमोटर क्या होता है। सो प्रमोटर किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और वो क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो पॉइजन होते हैं वो एक्टिविटी को घटा देते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस का पार्ट 1 ये एक पहला हिस्सा है, इसका एक और हिस्सा जो एक पार्ट 2 आएगा इसका, तो उसमें हम लोग समझेंगे कि कैटलिस्ट के क्या मेन फीचर्स होते हैं, और वेरियस टाइप की जो कैटलिस्ट की जो थ्योरीज दी गई हैं उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर साथ ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे लास्ट में एंजाइम कैटेलिसिस। सो तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और खुश रहिए खूब। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।